नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, एक ऐसा शो जहां पर हम चेकअप करते हैं आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो का, बताते हैं आपको कि क्या आप अपने तमाम सपनों को पूरा कर पाने की राह पर हैं या नहीं। आज एक बेहद बेहतरीन शो आपके लिए आया है, लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। देश की कामयाबी की बेटियों की कहानी में आज हम बात करेंगे महिला एंटरप्रेन्योर्स की। कैसे बने महिला एंटरप्रेन्योर, क्या आती हैं चुनौतियां, कैसे देश की तरक्की में अहम भूमिका निभा रही हैं महिलाएं, जानेंगे आज। बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यहाँ पर टिप्स जो लाएंगे रिश्तों में मिठास और देंगे देश को नई पहचान। महिलाओं को कैसे मिलेगा बिजनेस लोन, महिला उद्यमियों के लिए टॉप 5 बिजनेस लोन योजनाएं, जाने आज। क्या अभी सेक्टोरल फंड में निवेश का सही वक्त है? सेक्टोरल या थीमेटिक फंड्स में निवेश से पहले कौन कौन सी जरूरी बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए, बताएंगे आपको आज। साथ ही आपको बताएंगे कैसे बनाएं एक संतुलित पोर्टफोलियो, निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन, क्रिप्टो करेंसी, टैक्स से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में अपने सवाल आप भेजें एक व्हाट्सएप नंबर पर जो हमारा एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप नंबर है 9619873567। इस नंबर पर हमें इंतजार होता है आपके सवालों का। आपके सवालों के जवाब देंगे हम लाइव टीवी पर। तो चलिए हम हफ्ते में एक बार हमेशा लेकर आते हैं देश की कामयाब बेटियों की कहानियाँ। जी हाँ, इस सेगमेंट के ज़रिए हमारा मकसद ये होता है देश की उन कामयाब बेटियों की कहानियाँ आपको बताना जो कि आर्थिक तौर पर सशक्त हैं और साथ ही तरक्की की राह पर निकल चुकी हैं और प्रेरणा का स्रोत है वो तमाम महिलाओं के लिए जो आर्थिक आज़ादी पाना चाहती है। आज हमारा मुद्दा बहुत ही ख़ास है। हम यहाँ पर बताने वाले हैं कि अगर आप एक महिला उद्यमी बनना चाहती हैं, विमेन एंटरप्रेन्योर अगर आप बनना चाहती हैं, तो किस तरह से आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए। और इसके लिए हमारे पास एक बेहद एक्सपर्ट पैनल भी जुड़ गया है जो आपको बताएगा कि फिलहाल अगर आपको अपना कोई व्यवसाय शुरू करना है, अगर आप भी स्टार्टअप शुरू करना चाहती हैं, तो आपको किस राह पर निकलना है, क्या क्या चुनौतियां आएंगी आपकी राह में जिनका आपको सामना करना है, तैयारी के लिहाज से आपको किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। हमारे पास पैनल पर मणिपाल ग्लोबल एड के चेयरमैन मोहनदास पई हैं, हमारे साथ मेंस्ट्रुपीडिया की एमडी अदिति गुप्ता है और साथ ही हमारे साथ अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोफेसर राजीव सिजरिया जी। और सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में। सबसे पहले मोहनदास जी आप ही के पास आएंगे सवाल लेकर, क्योंकि देश में विमेन एंटरप्रेन्योर और महिला उद्यमियों की जो तरक्की की कहानी है, मैं चाहती हूँ कि उसके बारे में से हम चर्चा से शुरुआत करते हैं, क्योंकि किस तरह से उनकी कहानी में बदलाव आया है, किस तरह से तरक्की की कहानी एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिहाज से महिलाएं आगे बढ़ा रही हैं, इसके बारे में कुछ बताएं हमें। देखिए, आज वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को ज्यादा सपोर्ट है 10 साल पहले से, और ज्यादा हो गया क्योंकि आज टेक्नोलॉजी ज्यादा बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री बढ़ गई है, एजुकेशन बढ़ गई है, ज्यादा से ज्यादा औरत अभी वुमेन जो है वो ग्रेजुएट्स हो रहे, एजुकेशन ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए हम देख रहे कि ज्यादा से ज्यादा वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये कमी है कि पूंजी कैपिटल कमी में है। अगर आप वुमेन एंटरप्रेन्योर हो, आपको कैपिटल मिलने में मुश्किल है। इसलिए हम सब सरकार से प्रार्थना करते हैं कि जैसे उन्होंने 10,000 करोड़ का एक स्टार्टअप फंड बनाया था 6 साल पहले, और उससे बहुत एक अच्छा प्रभाव हुआ है, वैसे एक 10,000 करोड़ का वुमेन स्टार्टअप फंड या वुमेन बिजनेस फंड कीजिए, ताकि कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को कैपिटल मिले। अगर उनको ज्यादा पूंजी मिलेगी, ज्यादा कैपिटल मिलेगी,
तो ज्यादा से ज्यादा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आगे भी बढ़ सकते हैं और उनकी जो कंपनियां हैं, इंटरप्राइजेस है, बड़े कंपनियां हो सकती है। बिल्कुल आपने सही कहा कि पूंजी जो देने के प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें इजाफा होना चाहिए और साथ ही पूंजी देने का जो पूरी प्रक्रिया है उसमें आसानी लाने की ज़रूरत है और अप्रोचेबल बनाने की ज़रूरत है। लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ महिलाओं को भी आगे आने की ज़रूरत है और आज के समय में अगर देखा जाए तो महिलाओं का सशक्त होना बेहद ज़रूरी है। खासकर लड़कियों में कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज की लड़कियाँ अपने दम पर आगे बढ़ना चाहती हैं। लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना ही कामयाबी की पहली सीढ़ी है और आज हम आपको बताएंगे कि कैसे लड़कियों को कॉन्फिडेंट बना सकते हैं। देश की कामयाब बेटियों की कहानी में आज हम बात करेंगे महिला उद्यमियों से और जो कि तमाम चुनौतियों को वो पार कर पाकर देश और पूरी दुनिया में अपना नाम बना रही है और एक तरह से भारत को ग्लोबल मैप पर जगह भी दे रही है। और चलिए इस कड़ी में आगे अगला सवाल मैं अदिति से पूछना चाहूँगी क्योंकि अदिति, जैसा कि मोहनदास जी ने भी कहा यहाँ पर कि बहुत ज़रूरी है कि पूंजी इकट्ठा करने का जो एक प्लेटफॉर्म है वो उन्हें प्रदान करना चाहिए, उसमें थोड़ी सी आसानी जो है मिलनी चाहिए। जब आपने शुरुआत की थी अपने स्टार्टअप की तो किस तरह के चैलेंजेस आपको सामने आते हुए दिखाई दे? इस बीच हम सीधा रुक करते हैं देश की कामयाब बेटियों की कहानी में। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे महिलाएं जो हैं अपना खुद का स्टार्टअप जो है वो शुरू कर सकती हैं और कैसे एंटरप्रेन्योर बनने की अपनी राह पर आगे बढ़ सकती हैं। और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मोहनदास पई हमारे साथ जुड़ी हैं इंडियन एंजल नेटवर्क की को फाउंडर पद्मजा रूपारेल भी और मेंस्ट्रोपीडिया एमडी के एमडी हैं आदिति गुप्ता और साथ ही प्रोफेसर साहब राजीव सिजुरिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहनदास पई साहब से हमने शुरुआत में सवाल पूछा था जहां पर उन्होंने कहा था कि पूंजी उसकी सख्त ज़रूरत है और उसका जो प्लेटफॉर्म है, उसको मुहैया कराने के जो प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी ज़्यादा होने चाहिए महिलाओं को एक स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप की राह पर आगे बढ़ने के लिए। पद्मजा जी, क्या वाकई यहाँ पर कैपिटल की जो ज़रूरत है उसको लेकर अभी भी बहुत सारी चीज़ें होनी हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं तमाम तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, NBFCs हैं, जहाँ पर महिलाओं को ख़ास अपने कारोबार को खड़ा करने के लिए, शुरू करने के लिए लोन दिए जाते हैं, खास रेट पर लोन दिए जाते हैं। क्या अभी भी आपको लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ कमी रह गई है? और जहाँ तक फंडिंग की बात आती है अभी भी महिलाओं के लिए स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अवेयरनेस की और आगे आकर मदद करने की। शुक्रिया मुझे इस कार्यक्रम में जोड़ने के लिए। मेरे ख्याल से हमें ये भी सोचना चाहिए पहले कि जितनी महिलाएं पहले एंटरप्रेन्योर्स थी, करीब 10-12% थे, वो आज बढ़ गए हैं और वो बढ़ाव ऑलमोस्ट 25% हो गए। जैसे आज सुबह ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, बायोटेक, हेल्थ केयर, फार्मा, उस सेक्टर्स में विमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑलमोस्ट 10% ज़्यादा बढ़ गए हैं, माने 14-15 से अब 25% हो गए हैं। तो ये तो ज़रूर है कि इस कुछ सालों में एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ गए हैं और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बढ़ गए हैं। अब एंटरप्रेन्योरशिप का जो स्टेप लेते हैं लोग, इस करियर में जाते हैं, अपना बिजनेस शुरू करते हैं, वो बिना फंडिंग के नहीं कर पाते हैं। तो फंडिंग भी इंक्रीज हुई है, एंजल इन्वेस्टर्स बढ़ गए हैं जो बहुत इनिशियल लेवल में, स्टार्टिंग लेवल पे पैसे देते हैं। आपने सही कहा कि NBFC वगैरह डेट देते हैं, बट मेरे ख्याल से जैसे जैसे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आगे बढ़ते हैं उनको और हायर अमाउंट्स ऑफ मनी, ज़्यादा पैसा चाहिए होगा क्योंकि उनके बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं। आप यदि हमारे देश को कोई और देश के साथ कंपेयर करें तो मेरे ख्याल से हमारे यहाँ अभी भी बहुत पोटेंशियल है कि हम फंडिंग के सोर्सेज, फंडिंग के अमाउंट्स को बढ़ा सकते हैं। ये हर एंटरप्रेन्योर की ज़रूरत है और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स में ज़्यादा ज़रूरत है। इसकी यह भी वजह है कि हमारे टेक्नोलॉजी इनोवेशन जो हो रहा है, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स जो बन रहे हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह के थ्रू जो हम लोग एंटरप्रेन्योर्स हमारे बन रहे हैं, उनको इनिशियली कम पैसे चाहिए होते हैं तो वो ज़्यादा एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, बट उनको ग्रो करने के लिए ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं तो फंडिंग के सोर्सेज खोलने पड़ते हैं।
तो मेरे ख्याल से हमने किया जितना किया है लास्ट 5-6 साल में वो बहुत अच्छा किया है, और इंस्टीट्यूशनल और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों ने पैसे देना शुरू कर दिया है। बट इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी यदि हम एंटरप्रेन्योरशिप को इस देश में ग्रो करना चाहते हैं, और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को हमें कई परसेंटेज हायर करना हो, तो इसकी और भी ज़रूरत बिल्कुल सही कह रही हैं। ये तो एक समस्या होगी अदिति, लेकिन क्या फंडिंग से अलावा और भी बहुत बड़ी समस्याएं हैं जो हमें टैकल करने की ज़रूरत है? वो है प्रोत्साहन देना, उन्हें आगे बढ़ने के मौके देना, उन्हें वो कॉन्फिडेंस देना कि आप अपने दम पर कुछ कर सकती हैं। थैंक्स, धन्यवाद इतने अच्छे मुद्दे पे ये चर्चा करने के लिए। एक्चुअली अगर आप देखें तो जो इकोसिस्टम है वो बहुत सपोर्टिव है विमेन एंटरप्रेन्योर के लिए। फंडिंग के बिना ऑफ कोर्स कोई बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन फंडिंग के बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज हैं। मेंस्ट्रुपीडिया के लिए हमने तो क्राउड फंडिंग किया था, क्योंकि पीरियड्स के बारे में, महामारी के बारे में उस समय कोई बात नहीं कर रहा था, और प्रोडक्ट ऐसा भी प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करता था मार्केट में। लेकिन जो इकोसिस्टम था वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव था, मीडिया बहुत सपोर्टिव थी, तो हमें काफ़ी सारा फ्री प्रेस जिसको कहते हैं वो काफ़ी सारा मिला, क्योंकि ऐसे लिस्ट निकलते हैं कि टॉप विमेन एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया, विमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ दिस सिटी, और इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा ही रिसेप्टिव है। और सिर्फ इकोसिस्टम में ही बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो कि अब बहुत ज़्यादा आगे आ रहे हैं और विमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। हमने अपना फर्स्ट राउंड रेज किया था शार्क टैंक में, और नमिता थापर जी हैं एमक्योर की, जो बहुत ही अग्रेसिव तरीके से विमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करती हैं। डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। हमारे देश की लड़कियों को समझना होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप कितनी ज़्यादा अमेजिंग करियर ऑप्शन है। सो एंटरप्रेन्योरशिप को एक बहुत ही मेन स्ट्रीम करियर ऑप्शन बनाना पड़ेगा एज कम्पेयर टू इंजीनियरिंग, मेडिकल, या आप कोई भी दूसरी जॉब कर रहे हैं। और जब भी आप एंटरप्रेन्योरशिप को आप अपना करियर ऑप्शन बनाते हैं, तो वो जो गेम होता है करियर में आगे बढ़ने का, वो गेम आपका होता है। क्यों? क्योंकि अगर लड़कियां जॉब में जाती हैं तो बहुत सारा वर्क फोर्स से ड्रॉप हो जाती हैं अगर उनकी शादी हो रही है या उनके बच्चे हो रहे हैं तब। मेरा 4 साल का बच्चा है, और अभी मैं वापस से आई एम सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट विथ 6 मंथ्स, और फिर भी मैं हर दिन ऑफिस जाती हूँ। मेरा बच्चा मेरे ऑफिस में पढ़ा है और मेरे को वर्क फोर्स से ड्रॉप नहीं करना पड़ा है। तो एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है हमारे देश की लड़कियों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि आप अपना वर्क स्पेस डिज़ाइन कर सकते हैं, आप अपना गेम अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके अलावा एक जो प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में अभी, वो लो LFPR की है, विमेन फोर्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो। लड़कियां हमारे देश में पढ़ रही हैं, सारे लोग केपेबल हैं, लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां पढ़ रही हैं एक्चुअली, लेकिन वो ऐसा रहा है कि उनके हिसाब से उनको जॉब्स नहीं क्रिएट हो पा रहे हैं। तो अगर ज़्यादा महिलाएं एंटरप्रेन्योर बनेंगी तो ज़्यादा विमेन ओरिएंटेड सॉल्यूशंस बनेंगे, जैसे कि विमेन हेल्थ में सॉल्यूशन बनेगा। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा बूम कर रहा है, और एक्चुअली विमेन ऑफ इंडिया आर रूलिंग कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। सो ज़्यादा से ज़्यादा विमेन के लिए सोल्यूशन बनेंगे, और विमेन का परचेजिंग पावर अभी बढ़ गया है। तो हमें ये देखना होगा कि हम एक बहुत लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विमेन को केटर करें जिनके परचेजिंग पावर बढ़ गए हैं। इसका मतलब आप उनके लिए और सोल्यूशन बना सकते हैं, और महिलाओं को आप हायर कर सकते हैं, आप ज़्यादा महिलाओं को वर्कफोर्स के अंदर ला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, छोटे छोटे कदम है, एक एक कर यहाँ पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन राजीव जी, पूरी तस्वीर में मुझे बताएं कि अगर मैं महामारी के बाद का दौर कंसिडर करना चाहूँ, तो उसके बाद हमने कितना महिलाओं को वर्कफोर्स में और ख़ास तौर से एंटरप्रेन्योरशिप में आगे आते हुए देखा है? क्योंकि वो एक ऐसा समय था जहाँ पर ऐसी बहुत सारी महिलाओं ने घर से अपना कारोबार शुरू किया, घर से कुछ ना कुछ व्यवसाय करने की शुरू किया, छोटा मोटा ही सही। लेकिन पैंडेमिक के दौरान हमने देखा है कि एक विमेन एंटरप्रेन्योरशिप की जो लहर है ना, वो काफ़ी अग्रेसिव होकर उमड़ी है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, आपका आकलन ठीक है, और हमारे प्रधानमंत्री इसको कहते हैं आपदा में अवसर।
और हम लोगों ने पूरा इस देश की जिजीप्सा को देखा, इसके युवाओं के जोश को देखा, महिलाओं के जोश को देखा, और उसमें जो एक आपत्ति काल था जिसमें सारा देश, सारी दुनिया ठहर गई थी, लॉकडाउन था, उस समय एक ऐसी चुनौती थी, और उस चुनौती के दौर में लोग कुछ नया सीख रहे थे, उनके पास समय था। जब सब कुछ एक आपातकालीन स्थिति में एक बलपूर्वक रोक दिया गया नियमों के तहत कि आप घर से नहीं निकल सकते हैं, तब इंटरनेट था, उन सब क्रिएटिविटी के साथ हमने देखा कि जब ये महसूस किया गया कि उसके बाद नौकरियां भी जा रही हैं, लोगों के व्यवसाय व्यापार पूंजी की कमी के कारण बंद हो रहे हैं। यदि किसी के हस्बैंड अर्निंग करते थे और वो महिला घर में घर को संभालती थी, तो ऐसे में महसूस किया गया कि केवल क्या नौकरियों के सहारे रह सकते हैं। तो उसके बाद के दौर में ये निश्चित तौर पर एक आकलन है, और ये देखा गया है कि महिलाएं घर से निकली और उन्होंने एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ को अंगीकार किया। इसमें जो अभी बता भी रही थी अदिति जी कि जो केयर वाली इंडस्ट्री है, चाहे हम एजुकेशन केयर की बात करें, हेल्थ केयर की करें, चाइल्ड केयर की करें, पर्सनल केयर की करें, ब्यूटी केयर की करें, इन सब में महिलाओं के कोई भी उनका जो दृष्टिकोण होता है, उनकी जो अप्रोच होती है, वो माँ के रूप में, बहन के रूप में, भाभी के रूप में, जो हमारी भारतीय संस्कृति में है, उसके नाते वो जो हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर में कहते हैं या कस्टमर सेटिस्फेक्शन कहते हैं या आफ्टर सेल सर्विस कहते हैं, उन सब में उनका दृष्टिकोण एक व्यवहारिक होता है, और उनके द्वारा चलाए जाने वाले इस प्रकार के संस्थान आज ज़्यादातर कॉस्मेटिक में भी हैं, ब्यूटी में भी हैं, एजुकेशन में भी हैं, टेक्नोलॉजी में भी हैं, और बैंकिंग में भी हैं। तो ऐसी सभी जगहों पर उनका कार्य उत्कृष्ट है, और उसको आज नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पई साहब से मैं सोशल कंडीशनिंग की बात करना चाहती हूँ। आपके नज़रिए में या आपकी समझ में कितना ज़रूरी है कि सोशल कंडीशनिंग में अब वक्त आ गया है कि बदलाव जो है वो आना ज़रूरी हो गया है, और ये बदलाव जो है आपके घर से शुरू होगा? लेकिन देखिए, आप अगर सोशल कंडीशनिंग या सोशल कंडीशन के बारे में बात करते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि सोशल कंडीशन हर शहर में, हर कम्युनिटी में डिफरेंट होता है, बदलावत होती है ना। एक स्वीपिंग जनरलाइजेशन औरतों के लिए, नारी के लिए भारत में सोशल कंडीशन ठीक नहीं है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। अगर आप बेंगलुरु में आएंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन बेंगलुरु में भी कुछ कम्युनिटीज में उनके औरतों को बिजनेस डालने के लिए लोग पीछे पड़े हैं, ये भी सच है। आप दिल्ली जाते हैं वैसा ही है, आप कोई छोटे शहर में जाते हैं ज्यादा होगा कि औरतों को आगे आने का कुछ अपॉर्चुनिटीज कम होते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि सोसाइटी बदल रहा है, हर शहर में, हर गांव में सोसाइटी बदल रहा है, और बदलाव जो है कुछ शहरों में, कुछ सोसाइटी में ज्यादा है, कुछ कमी है, लेकिन डायरेक्शन एक ही है। डायरेक्शन ये है कि औरत और एक मर्द और औरत के बीच में जो डिफरेंस है वो कम हो रहा है, और दोनों को ट्रीटमेंट, क्योंकि अगर हर फैमिली में बच्चे कम हो रहे हैं, अगर आपके पास 10 बच्चे हो तो दूसरा मतलब होता है, 5 बच्चे दो मतलब होता है, 2 बच्चे हो एक मतलब है, तो वो कोई लड़का है तो लड़की है, कोई मतलब नहीं होगा ना। इसलिए मैं समझता हूं कि एक स्वीपिंग जनरलाइजेशन ठीक नहीं है। इंप्रूवमेंट बदलावत है, हर कम्युनिटी में है, हर शहर में है, हर सोसाइटी में बदलावट हो रहा है, और कल आज से अच्छा होगा, परसों कल से अच्छा होगा। तो पद्मजा जी, आप मुझे बताइए कि क्योंकि आप एक ऐसी फाउंडेशन को रिप्रेजेंट करती हैं जो कि पूरा इंडियन एंजल नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, मुझे आप ये समझाएं कि अब तक जिस तरह की फंडिंग की रिक्वायरमेंट आ रही है, उसमें किस तरह के स्किल्स और किस तरह के कारोबार महिलाएं ज़्यादा करती हुई दिखाई दे रही हैं, किस तरह का रुझान हमें देश में दिखाई दे रहा है महिला उद्यमियों की तरफ से, किस तरह के क्रिएटिव थॉट्स और आइडियाज़ लेकर वो आ रही हैं? श्योर। तो मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप में दोनों टाइप के ब्रॉडली बिजनेसेस आ जाते हैं, ठीक है। एक तो वो है कि जो हम स्टार्टअप करके बोलते हैं, जो कंपनीज छोटी होती है उसमें उन लोग पैसे रेज करके बड़ी बड़ी कंपनी कर रहे हैं, और
IPO भी जाते हैं वगैरह होता है। बट ये भी बिजनेसेस, एक दूसरी तरह की बिजनेसेस भी एंटरप्रेन्योरशिप है जो हम हमेशा भूल जाते हैं, कि जो छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे इलाकों में घर से महिलाओं करती है। इसको हम ऑलमोस्ट होम बेस्ड बिजनेसेस जो कहते हैं, जैसे कि पार्लर्स चलाती है, बेकरीज करती हैं, स्मॉल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस छोटी छोटी चलाती हैं वगैरह। तो वो भी एंटरप्रेन्योरशिप है, ये हम भूल जाते हैं। तो मेरे ख्याल से हमारे देश में ये जो छोटी बिजनेसेस है वो कई घरों को चलाती है, वो बेस है फैमिली इनकम के लिए। और महिलाएं बहुत अच्छे से करती है, घर भी संभालती है, अपने छोटे बिजनेस को भी संभालती है, बच्चे को भी संभालती है, और वो एक स्टेडीनेस इन द इनकम लाती है। पर जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो उसमें हम बहुत इनोवेशन देखते हैं, कि जैसे टेक्नोलॉजी इनोवेशन होती है, और आजकल हम बहुत इनोवेशन जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स कर रहे हैं वो देख रहे हैं। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ तो आपको वो थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। जैसे कि आप हेल्थ केयर, बायोटेक वगैरह में देखते हैं, तो आजकल हम देखते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, हमारी लड़कियाँ एक्चुअली आगे बढ़कर बहुत इनोवेटिव IP ड्रिवन स्टार्टअप्स कर रही हैं, और वो काफ़ी हमारी हेल्थ केयर को आगे ले जाती है। जो हमारी प्रिसिशन मेडिसिन है, जिसमें हम एनालिटिक्स और साइंस या मेडिसिन और एनालिटिक्स और डेटा को कंबाइन करके करते हैं, वैसे कंपनीज हम देखते हैं। हम ये भी देखते हैं कि एग्रीकल्चर में उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग इक्विपमेंट और डिवाइसेस बनाई है जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, और उसको हम स्मार्ट डिवाइसेस कहते हैं। ये भी लड़कियां बनाती है। आप यदि फिनटेक में जाए, फाइनेंशियल बेस्ड टेक्नोलॉजीज में जाए, तो वहाँ भी लड़कियां काफ़ी आगे हैं। तो यदि हम आप D2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, जैसे कि हमारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है, वहाँ भी हम लड़कियों को देखते हैं कि उन्होंने अच्छी और स्ट्रॉन्ग स्टेबल कंपनीज बनाई हुई है। तो मेरे ख्याल से दो चीज़ देख रहे हैं हर सेक्टर में। आप कोई भी सेक्टर ले लीजिए, यदि वो साइंस है, यदि वो इंजीनियरिंग है, यदि वो B2C है, यदि वो क्रिएटिव है, यदि वो एंटरटेनमेंट है, यदि वो स्पोर्ट्स, सभी सेक्टर्स के बिजनेस स्टार्टअप्स हम लोग देख रहे हैं जिसमें लड़कियां उभर के सामने आ रही है। दूसरा जो हम देख रहे हैं वो लीडरशिप पोजीशन लेकर काफी स्ट्रॉन्ग कंपनीज बनाती है। तो मेरे ख्याल से ये कन्वर्जेंस ऑफ सेक्टर्स, अक्रॉस सेक्टर्स, और लीडरशिप लेके बहुत बढ़िया कंपनीज बना रही है। तो हम माने इन द लास्ट 5 to 7 years हमने काफी चेंज देखा है इन द टाइप ऑफ कंपनीज, जो फोकस होता है उनका, सेक्टोरल फोकस, इनोवेशन फोकस, प्रोडक्ट फोकस, ग्लोबल मार्केट फोकस, वो बहुत तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि अपने पंख जो है वो महिलाएं पूरी तरह से खोलकर उड़ने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन थोड़ा सा अदिति, मैं चाहती हूँ कि आप हमें इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से भी समझाएं कि भारत में महिला उद्यमी और एंटरप्रेन्योर्स कितनी अलग हैं, कितनी आगे हैं, कितनी पीछे हैं। अगर मैं ग्लोबल मैप पर एक प्लेसमेंट चाहूँ तो भारत में विमेन एंटरप्रेन्योर्स कहाँ तक पहुँची हैं ग्लोबली, अगर कंपेयर किया जाए तो? अगर विमेन एंटरप्रेन्योर्स की बात करें कि बाहर के देशों में एंटरप्रेन्योरशिप कब आया और हमारे देश में विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कब आया की बात करें, तो हम ये पाएंगे कि जब एंटरप्रेन्योरशिप की लहर हुई है वो अभी कुछ 10-20 सालों में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव लहर हो गई है, जहाँ पे कि लोग एंटरप्रेन्योरशिप को या फिर एक लेजिट जॉब को छोड़कर कुछ और एक नया कर रहे हैं। तो ग्लोबल सिनेरियो में थोड़ा सा अनफेयर रहेगा कंपेयर करना, इसलिए क्योंकि आई थिंक वी आर अ कॉन्टिनेंट आवरसेल्फ, एक 5th सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, और हम काफ़ी थोड़ा सा भी प्रोग्रेस करें तो हम एक बहुत बड़ा नंबर कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन अगर हम ये देखें कि पहले क्या सिनेरियो था और अब एंटरप्रेन्योरशिप में कितना बढ़ावा मिल रहा है और कितना स्कोप है आगे जाने का, तो इतना जैसा कि मैम ने बताया कि आप हर सेक्टर में देख रहे हैं विमेन को आते हुए। इंडिया, हमारे देश में अभी इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम एक प्रॉब्लम को पकड़कर चले, और इतने सारे हमारे यूजर्स हैं। तो ये बात सारे लड़कियों के लिए है जो कि ये प्रोग्राम देख रहे हैं।
आप इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप में फेल नहीं हो सकते हैं। कितना नीश से नीश आप अपना टारगेट ग्रुप पकड़ सकते हैं, फिर भी आपके जो यूजर्स होंगे वो हजारों करोड़ों, मतलब हजारों लाखों में होंगे, और इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। तो हमें ये जानने की, हमें ये एम्फसाइज करने की जरूरत है कि पहला तो कि आप वो लीप लें, आप वो जंप लें, अब दूसरे करियर पाथ से आप एक एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जाएं, इन्वेस्टमेंट पूंजी उठाएं, आप बैंक लोन ले सकते हैं, आप बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स है जिसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। और ये चीज़ जो है, ये चीज़ बहुत ही एक्सपोनेंशियली बढ़ने वाली है हमारे देश में, जो कि बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि ग्लोबली ये कंपेयर करना कि ग्लोबली कितने विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं परसेंटेज में और इंडिया में कितने हैं, उससे ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि हम ये कंपेयर करें कि पिछले 5 साल में और कितनी औरतों ने एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर कदम उठाया आपने, और कितने और औरतों को हायर किया, और कितने सारे जॉब्स क्रिएट किए, और इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट किया। तो अब आगे बढ़ते हुए इसी सब चीज़ को थोड़ा और प्रोत्साहन देने के लिए राजीव जी, इन टर्म्स ऑफ स्किल सेट, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, कोर्सेज, क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए महिलाओं को, बेटियों को, जो इस वक्त ये शो देख रही हैं और शायद एंटरप्रेन्योर बनने का सपना बुनती हैं? देखिए, आज कोर्सेस औपचारिक रूप से तो बहुत सारे उपलब्ध हैं। कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और जिस चीज की डिमांड होती है उसके लिए कुछ ना कुछ उभर करके वो रचना सामने आ जाती है। तो आज सरकारी संस्थान सरकार की नीति के अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया और स्टार्टअप और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इन सब बातों के लिए समग्र रूप से, जिसको इकोसिस्टम कहा जा रहा है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जब आगे बढ़ रहे हैं तो AICT हो, वो हैकाथॉन कॉम्पिटिशन के द्वारा, नीति आयोग हो, वो अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स के द्वारा, तमाम संस्थान हो, उन संस्थानों में इनोवेशन और इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल्स के द्वारा और इंटरप्रेन्योरियल सेल्स के द्वारा, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल्स के द्वारा, ये सारी छोटी छोटी बड़ी बड़ी, कभी 7 दिन की, कभी 15 दिन की, कभी 1 महीने के ऐसे वर्कशॉप और ट्रेनिंग प्रोग्राम लगते हैं। कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम केवल टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए होता है, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, और किसी में किसी प्रकार की बाध्यता नहीं होती है। और ये कोर्सेज करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप को कोई विशेष प्रकार की आपने अर्हता प्राप्त कर रखी हो। यदि आप सिंपल ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए अवसर हैं, यदि आप 12th पास हैं तो भी आपके लिए अवसर हैं। और आज तो इंटरनेट की दुनिया है, हम लोग इंटरनेट पर कुछ भी सर्फिंग करके और इस बात को पता लगा सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 3 वर्ष पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर अटल बिहारी वाजपेयी प्रबंधन एवं उद्यमिता संस्थान, जिसमें मैं प्रोफेसर हूँ, ये चालू किया गया। इसमें हम लोगों का उद्देश्य है कि हम लोग उद्यमिता को बढ़ावा दें। इसके अलावा जितने भी एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज हैं उन सब के लिए सीड फंड्स मिलते हैं। उन सब के लिए आपने देखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी स्टार्टअप की एक अलग से ब्रांच बना ली है। हम लोग देख रहे हैं कि स्टार्टअप्स के टर्नओवर, स्टार्टअप्स तो बढ़ ही रहे हैं, 16-17 हज़ार स्टार्टअप्स हो गए हैं। उसके अलावा 115 यूनिकॉर्न, और वो यूनिकॉर्न के बाद हम लोग वहीं रुकने वाले नहीं हैं, हम लोग आगे डेकाट्रॉन और हेक्टाट्रॉन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये जो सही कहा कि हिंदुस्तान में चूंकि स्वभाव से एक जिजीप्सा होती है, कहीं रुकना नहीं है, उसके लिए एक सपोर्ट सिस्टम होता है। वीरांगना लक्ष्मीबाई और इस प्रकार की वीरांगनाओं के और उद्यमियों के हम इस देश में रहते हैं। हमें बड़ा गर्व हो रहा है कि आज के इस डिस्कशन में, जबकि अदिति गुप्ता जी भी हैं, और हम यदि अभी इंटरनेट पर डालें कि टॉप 10 एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया, तो उनका नाम आता है, टॉप 6 में भी उनका नाम आता है। तो हम सभी को आज रोल मॉडल के लिए जरूरत नहीं है, और हम लोग अपने आसपास ही एंटरप्रेन्योर्स को देखते हैं। सोशल मीडिया ने इस बात के लिए काफी हमको आगे प्रोत्साहित किया। आज सोशल मीडिया के द्वारा व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, इन सब पर हम लोग अपने वीमेन एंटरप्रेन्योर्स, अपने डिजाइन्स, अपने क्रिएटिव्स, अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं, और उनको सफलता भी मिलने का बहुत अवसर मिलता है।
बिल्कुल। चलिए शो के आखिरी पड़ाव पर हम आ गए हैं। आखिरी सवाल यहाँ पर मैं पई साहब को ही पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आखिर महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए कैपिटल का तो एक आपने शुरुआत में ही जवाब दे दिया कि बहुत ज़रूरत है, लेकिन इसके अलावा कौन सी और दो बड़ी बातें हैं जिस पर सरकार का खास तौर से ध्यान जाना चाहिए? देखिए, और एक बात, दो तीन बात और क्या करना है कि भारत सरकार ने एक प्लेटफॉर्म किया है सब एमएसएमईज के लिए सरकार के साथ धंधा करने के लिए। उसमें 20% अगर सरकार कहेगी कि वुमेन लेड एंटरप्रेन्योर्स को प्रेफरेंस देंगे, वो बहुत अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा। और दूसरी बात है, सरकार कहेगी कि हम एक हैकाथॉन करेंगे या तो हम एक इंक्यूबेशन करेंगे, जो कुछ इंक्यूबेटी आगे आएंगे औरतों के लिए हम उनको 50 लाख 20 लाख ग्रांट देंगे धंधा शुरू करने के लिए। वो भी अच्छा होगा क्योंकि एक अच्छा इंसेंटिव है। और तीसरी बात है कि जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है उनको ज्यादा पब्लिसिटी देना है, ज्यादा रोल मॉडल्स के तरीके में उनको देखना है। वो आगे आकर रोल मॉडल्स बनेंगे तो वो भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि देखिए मर्दों के लिए ज्यादा रोल मॉडल्स है। अगर आप एक युवक हो, एक लड़के हो और कॉलेज जाते हो, आप बाहर देखते हो तो बहुत से सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेस वुमन नहीं है। जो कुछ है उनको और भी पब्लिसिटी दे के आगे दिखाना है, ताकि कि यंग वुमेन को पता चले कि वुमेन भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। उनको कॉन्फिडेंस बूस्टर चाहिए, ज्यादा कॉन्फिडेंस देना है, कॉन्फिडेंस बूस्टर देना है एंटरप्रेन्योर होने के लिए, क्योंकि एंटरप्रेन्योर होने में रिस्क है। आज तो औरतों को ज्यादा काम मिल रहा है, टेक्नोलॉजी में, बैंकिंग में, सब जगह में ज्यादा से ज्यादा एजुकेटेड वुमेन को काम मिल रहा है। लेकिन अगर काम को छोड़ के एंटरप्रेन्योरशिप करना, ज्यादा रिस्क देना पड़ेगा। रिस्क देने के लिए उनको भी एक मतलब आना है कि मैं सक्सीड कर सकती हूँ। उसके लिए रोल मॉडल्स चाहिए और पूंजी चाहिए। आपने रोल मॉडल की ज़रूरत है जिनसे इंस्पिरेशन ली जाए, प्रेरणा ली जाए, और यही मकसद है हमारी इस पेशकश का भी, जहां पर हम देश की बेटियों की कामयाबी की कहानियां बताते हैं। और आज आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस शो पर आए और कैसे वो कामयाबी की कहानियां लिखी जा सकती हैं उसकी राह हमारी देश की बेटियों को आपने दिखाई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी नोट पे मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकूंगी, लेकिन ब्रेक के बाद हम रुक करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग की ओर। हमारे साथ हमारे आज के दोनों मेहमान जुड़ेंगे, एक्सपर्ट्स, जो कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कराएंगे लाइव। मिलती हूँ इस ब्रेक के बाद।